हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ठंड है नहीं? हैं? शुभ संध्या। बात तो सही है। हाँ भाई, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और इसी में एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए, क्या कह रहा है। कह रहा है इन द पोजीशन 1। अच्छा, इनिशियल स्थिति है। The spring of spring constant K is undeformed. ठीक है। Find the work done by the force F. Find the work done by the force F. Always directed along the tangent to the smooth spherical hemispherical surface on the ball on the small block of mass small m from 1 to position 2। मतलब ये है कि एक हेमी स्फेरिकल सरफेस है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15 में, और ऐसे है स्थिति, और एक स्प्रिंग यहाँ पर फिक्स है, और इनिशियली ये स्प्रिंग अनडिफॉर्म स्टेज में ये है। मतलब कि नेचुरल लेंथ ये है, ये पोजीशन 1 है, और इससे एक ब्लॉक अटैच है, और इस पर टेंजेंट के तरफ फोर्स लगाते हुए इसको इस स्थिति तक लाया जाता है, और ये एंगल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? थीटा नॉट। और ये फोर्स हमेशा टेंजेंट के तरफ लगाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1 to 2। यही कह रहा है। तो इसमें तो सीधा सीधा हमको लग रहा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सीधा सीधा तो है। अगर हम इसको रेफरेंस माने तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 0 है, और इनिशियली स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड स्टेज में है, तो नेचुरल है कि स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब फोर्स लगा करके इस ढंग से ब्लॉक को इस पोजीशन पर अगर लाते हैं तो स्प्रिंग का इलोंगेशन आर थीटा नॉट हो गया, और साथ साथ में ये ब्लॉक अब इस हाइट पर है, एंड दिस हाइट इज आर साइन थीटा नॉट। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो पहले भी 0 था, अब भी 0 है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है।
फाइनल में इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस इज mgh के जगह r sin थीटा नॉट, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के, और इलोंगेशन हुआ है r थीटा नॉट का होल स्क्वायर। यही तो है आंसर, और तो कुछ हमको लग नहीं रहा है इसमें। क्या बोलते हैं, सही है? नोट कर लीजिए इसको। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सही है, अच्छा। नाइस जैकेट भी लिखा है कोई। ठंडी ठंडी पवन चली, बात तो सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी बना सकते हैं, ये भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए, कहता है ए यूनिफॉर्म चेन हैज मास कैपिटल M and length capital L. It is lying on a smooth horizontal table with half of its length hanging vertically downward. Find the work done in pulling the chain up the table. तो स्मूथ सरफेस है तो ये तो फिर ये भी आसान हो जाएगा, और ये इसका आंसर तो आप खुद भी बता सकते हैं कि एक चेन ऐसे है, इसका हाफ लेंथ हैंगिंग पोजीशन में है। इस चेन के मास को m और टोटल लेंथ को L कहते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि इस चेन को खींच करके ऊपर तक लाने में कितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। What is the work done by the external agent to pull back the chain on the table? तो फिर तो बात वही है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम इसी को रेफरेंस मान लें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो है। जब पूरा का पूरा चेन टेबल पर आ जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। अब बात रहा है इनिशियल का, L/2 लेंथ हैंग कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/4 डिस्टेंस पर होगा, इसलिए, और रेफरेंस लेवल के नीचे है तो माइनस तो ठीक है, माइनस इसका मास हो जाएगा m/2 g, और h के जगह हो जाएगा L/4, और ये सीधे सीधे हो जाएगा mgL/8, और यही तो आंसर होगा।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहला बात जो बात करना चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को हम सस्पेंड कर दिए हैं। इस स्ट्रिंग का लेंथ L है और O पॉइंट पर ये फिक्स्ड है और इस ढंग से वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है। अगर किसी जगह पर किसी पॉइंट पर हम इस स्ट्रिंग के टेंशन का बात करें तो वेट तो mg नीचे है और इधर के तरफ mg cos थीटा, वेलोसिटी यहाँ पर v है, इधर के तरफ mg sin थीटा और इधर के तरफ अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l and this t equal to mg cos theta plus mv square by l। ये टेंशन निकालने का एक जनरल आप कह सकते हैं फॉर्मूला टाइप से यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर है कि ये स्ट्रिंग वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा वैसे वैसे थीटा बदलेगा और वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगा और वैसे वैसे टेंशन भी बदलेगा। टेंशन बदले इस बात का अपने को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन हो हर जगह पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर भी टेंशन जीरो होगा उसके बाद स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा और जैसे ही स्ट्रिंग स्लैक होगा तो वो फिर वर्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। इसलिए ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे इसके लिए जरूरी है कि इवन हाईएस्ट पॉइंट पर भी कम से कम जो वेलोसिटी हो वो अंडर रूट जीएल के बराबर हो, जिससे कि नीचे के तरफ जो पार्टिकल का वेट लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर ले। अदरवाइज अगर वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हुआ तो ये पार्टिकल फिर वर्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा बल्कि नीचे गिर जाएगा। और ऐसे स्थिति में इस बॉटम मोस्ट पोजीशन पर जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए जिससे कि ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे, दैट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी अंडर रूट 5gl। अगर इससे कम वेलोसिटी हुआ तो ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, कहीं पर भी टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा और उसके बाद ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करे इसलिए ये जरूरी है कि इवन हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम जो वेलोसिटी हो वो अंडर रूट जीएल के बराबर हो,
इससे कम अगर वेलोसिटी हुआ तो ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, पहला बात। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इस बार पार्टिकल स्ट्रिंग से नहीं बंधा है बल्कि एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ही है, और इस वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर अगर एक ब्लॉक को यहां से प्रोजेक्ट कर दें तो ये इस ढंग से वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें भी हाईएस्ट पॉइंट पर चूंकि नीचे गिरने का चांस है, इसलिए यहां पर भी कम से कम वेलोसिटी अंडर रूट जी आर के बराबर हो, जिससे कि इसका वेट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर इसको बैलेंस कीजिएगा तो भी अंडर रूट जी आर ही आएगा, क्योंकि इससे कम अगर वेलोसिटी हुआ तो वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और फिर ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो किए बिना ही नीचे गिर जाएगा। इस स्थिति में भी जो वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होना चाहिए वो कम से कम अंडर रूट 5 GR होना चाहिए। लेकिन इसी में एक चीज और अगर हम कह दें कि मान लीजिए कि अब स्थिति थोड़ा अलग कर देते हैं और यहाँ पर अब स्ट्रिंग नहीं लाइट रॉड है। अब ये हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि इस बॉटम मोस्ट पोजीशन पर कितना मिनिमम वेलोसिटी हो, पार्टिकल कनेक्टेड किससे, लाइट रॉड से, कितना मिनिमम वेलोसिटी हो जिससे कि ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे। तो इस केस में आप देखिए इवन हाईएस्ट पॉइंट पर भी अगर पहुंच गया और यहाँ पर चूंकि लाइट रॉड से कनेक्टेड है तो पार्टिकल के नीचे गिरने का चांस तो है नहीं। अगर गिरेगा भी तो चूंकि लाइट रॉड से कनेक्टेड है तो इस ढंग से घूमते हुए फिर पहुंच जाएगा, फिर घूमते हुए पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसे स्थिति में टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 भी अगर हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टिकल इज कनेक्टेड विथ लाइट रॉड। और इस स्थिति में अगर एनर्जी कंजर्वेशन इस दोनों के बीच लगाएं तो मिनिमम वेलोसिटी जो यहाँ पर आता है दिस इज अंडर रूट 5 GL नहीं बल्कि अंडर रूट 4 GL आता है, और कुछ नहीं करना है, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू 12। तो इससे u आ जाएगा एंड दिस इज अंडर रूट 4 GL आता है। अब बात एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए इसी में एक चीज और कहें कि इस बार जो है वो ट्रैक ही बना हुआ है, ऐसा एक ट्रैक बना हुआ है जिसका रेडियस आप कह सकते हैं r है। इस स्थिति में भी अगर हम ब्लॉक को यहां से प्रोजेक्ट किए तो इस ढंग से ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। और यहाँ पर आप देखिए वेलोसिटी 0 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक बना हुआ है, वेलोसिटी 0 भी है तो फिर इधर की तरफ आएगा और फिर घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इस केस में ब्लॉक के नीचे गिरने का कोई चांस नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे तो वही अंडर रूट 4 GR होगा। लेकिन एक चीज और है और वो ये है कि अगर मान लीजिए हमको कहता है कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से एक पार्टिकल सस्पेंडेड है और इस स्ट्रिंग का लेंथ L है और हमसे कहता है कि यहाँ पर वेलोसिटी अंडर रूट 5 GL नहीं दे रहे हैं,
बल्कि √5 GL से कम दे रहे हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि भाई वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा, क्योंकि यहाँ पहुंचने के पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ भी मान सकते हैं कि वेलोसिटी दिया है, मान लीजिए √4 GL, √5 GL चाहिए था यहाँ पर पहुंचने के लिए, जिससे कि ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे। अब √5 GL से कुछ भी कम वेलोसिटी होगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूमेगा। तो हमसे ये पूछ सकता है कि भाई कितने एंगल पर स्ट्रिंग स्लैक होगा। तो जब भी आप देखिएगा स्लैक होने वाली स्थिति हो, तो एंगल जो हम कंसीडर करते हैं वो हमेशा अपवर्ड वर्टिकल से कंसीडर करते हैं, और इसका पर्पस सिर्फ एक होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इवन अगर आप नीचे से भी कंसीडर कीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें माइनस प्लस का झमेला आ जाएगा। इसलिए हम जब भी स्ट्रिंग के स्लैक होने की बात हो या बॉडी के सर्कुलर ट्रैक को छोड़ने की बात हो, तो ऐसे स्थिति में जो आप एंगल लीजिएगा प्रैक्टिकल पर्पस से कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो हम वर्टिकल से एंगल लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेट mg नीचे है, ये एंगल भी थीटा हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, ये mg sin थीटा हो गया, और टेंशन भी इधर ही है, और वेलोसिटी यहाँ अगर भी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/L है। इसको A और इसको B कह दें तो इक्वेशन लिख सकते हैं T + mg cos थीटा = mv²/L। और चूंकि यहाँ पर स्ट्रिंग को स्लैक होना है तो T का वैल्यू 0 हो गया, इससे V का एक रिलेशन आ जाएगा। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगा दें A और B के बीच, तो हमको निकल जाएगा कि कितना एंगल पर ये स्ट्रिंग स्लैक होगा। इसके बाद क्या होगा वो तो क्वेश्चन में जो कहेगा उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि ये फिर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे मूव करे, तो नेचुरल है कि फिर यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके आधार पर फिर हम ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन मान लेंगे, इसको वाई डायरेक्शन मान लेंगे, और ये रेंज के बराबर हो जाएगा। फिर जैसा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। लेकिन बेसिक बात इसमें एक ही है कि जब भी स्ट्रिंग के स्लैक होने का बात हो या ब्लॉक के सर्कुलर ट्रैक को छोड़ने की बात हो, तो ऐसे स्थिति में एंगल अगर वर्टिकल से लीजिएगा, अपवर्ड वर्टिकल से, तो कैलकुलेशन आसान पड़ेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर और बात करते हैं।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। दिव्या हो गया? नहीं हुआ है? नोट करो जल्दी। अब तो हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए क्या कह रहा है। 13 में कहता है a bob of a pendulum at rest is given a sharp hit to impart a horizontal velocity of under root 10 gl। तो मतलब ये है कि यहाँ पर इस ढंग से एक पार्टिकल सस्पेंडेड है और यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया जा रहा है दिस इज अंडर रूट 10 gl। ये तो चलो ठीक है। तो कहता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी बी हो जाएगा। और टेंशन का तो अभी अभी हम लोग जनरल एक्सप्रेशन एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल यही निकाले थे। और यहाँ पर अगर हमको टेंशन चाहिए तो थीटा इज 90 डिग्री, तो टी बी इक्वल टू एम जी कॉस 90 डिग्री प्लस एम वी बी स्क्वायर बाय एल। इसलिए टी बी हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल। ये तो चलो ठीक है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर हमको वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा और यहाँ पर वेलोसिटी निकलेगा तभी तो टीबी निकलेगा। और इस जगह पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। और अगर अब हम लिखें टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ए पर जो एनर्जी है वो तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, बी पर काइनेटिक एनर्जी तो है ही, साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी है। और इसी को लिख सकते हैं दिस इज यू स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2gl। और यू स्क्वायर मतलब 10gl इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2gl। इसलिए वी बी इक्वल टू अंडर रूट 8gl। इसलिए टी बी इज इक्वल टू m बाय एल इंटू 8gl। इसलिए टेंशन एट पॉइंट बी इज m
8 mg and this is आंसर। इसी के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में कह रहा है द बॉब इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मान लीजिए कि इस हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम c कहते हैं तो वेलोसिटी तो vc ये हो गया, mg इधर के तरफ है, टेंशन t इधर है, एंड mvc स्क्वायर बाय l। ये तो चलो ठीक है, लेकिन टेंशन निकालने के लिए यहाँ पर हमको वेलोसिटी तो चाहिए। अगेन अभी एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ए एंड सी के बीच, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, और ए पर एनर्जी है वो तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सी पर काइनेटिक एनर्जी तो है, साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इसी को लिख सकते हैं यू स्क्वायर वी सी स्क्वायर प्लस 4gl। इसलिए वी सी इक्वल टू अंडर अरे तो बाहर हम कैसे हो गए जी? बाहर बाहर कर दिया क्या हमको? है ठंडी ज्यादा है सर, इसलिए हो गए। अच्छा, ठंडी हो गया इसलिए बाहर हो गया ना। सही बात है। तो ये टेंशन हमको सी पॉइंट पर मिल गया। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ अपवर्ड वर्टिकल। अब यहाँ पर कहता है कि एक कोई पॉइंट मान लो, ये ऐसे नहीं, ऐसे, ये मान लीजिए पॉइंट डी है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। इस जगह पर जब पार्टिकल होगा तो बताइए कि कितना स्ट्रिंग में टेंशन होगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको सबसे पहले तो भैया यहाँ पर वेलोसिटी भी डी चाहिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन ए और डी के बीच लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी। ए पर तो हाफ एम यू स्क्वायर है, और डी पर हाफ एम वी डी स्क्वायर तो हो गया, और एम जी और एच के जगह एल प्लस ये कितना है, एल कॉस 60 डिग्री। आप देखिए ये हाइट, दिस इज एल कॉस 60 डिग्री एंड दिस इज एल, तो ये हो जाएगा एल 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। एम सब जगह से हटा सकते हैं एंड दिस इज यू स्क्वायर इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस 2gl 1 प्लस 1/2, और यू स्क्वायर 10gl इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस 3gl। इसलिए वी डी इक्वल टू अंडर रूट 7gl
इसलिए टी डी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी डी स्क्वायर बाय एल। और यहाँ पर थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस 120 डिग्री प्लस एम बाय एल वी डी स्क्वायर 7 GL, एल कैंसिल आउट हो गया, माइनस एम जी बाई 2 प्लस 7 mg। और ये हो जाएगा 13/2 mg एंड दिस इज आंसर। इस ढंग से इस पर कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, चाहे टेंशन निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, जो भी निकालना हो। नोट कर लीजिए। नोट भी करना है।
जिनके वीडियो बंद है ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए अपने जिनके बंद है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए जिसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। कहता है ए रिंग ऑफ मास कैपिटल M hangs from the thread and two beads of mass small m slides on it without friction। ठीक बात है। The beads are released simultaneously from the top of the ring and slides down in opposite sides। ये बात भी ठीक है। So that the ring will start to rise if small m is greater than 3m/2। मतलब इसमें है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक रिंग है ऐसे और इस रिंग को स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिए और इस स्थिति में दो बीड है जो यहाँ पर है और इसके रेडियस को कुछ भी R कह देते हैं। अब क्या है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रिंग का दो सरफेस है, एक तो ये इनर सरफेस है, एक तो ये इनर सरफेस है और दूसरा ये आउटर सरफेस है। तो रिंग का दो सरफेस है, एक इनर सरफेस है और दूसरा आउटर सरफेस है। अब बात एक चीज ये है कि अगर हम यहां से इसको रिलीज कर दिए तो ये इनर सरफेस पर ध्यान दीजिएगा स्लाइड करते हुए नीचे आएगा और जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसका सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ड्यू टू द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू द डिक्रीज इन
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसके कारण इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर के तरफ लग रहा है mv²/r, वो भी वेलोसिटी बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? और जैसे जैसे, अरे फिर से सुन लीजिए भाई, यहां से रिलीज किए तो ये इनर सरफेस पर स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो इस बिड का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। बिड का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बढ़ने के कारण एक सर्टेन इंस्टेंट पर ये बिड अब इस इनर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बल्कि इस ढंग से ये जो रिंग का आउटर सरफेस है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर ज्यादा हो गया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ढंग से इस पर अगर ज्यादा हो गया तो नेचुरल है कि ये इनर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बल्कि किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी v कहें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv²/r। और ध्यान दीजिएगा, जब ये बिड अब इस आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ गया तो ये सरफेस इस बिड पर नॉर्मल फोर्स इधर के तरफ लगाएगा। ये एंगल ऑफ रोटेशन को आप थीटा कर दीजिए। नॉर्मल फोर्स ये सरफेस, आउटर सरफेस इस पर इधर के तरफ लगाएगा, तो ये बिड भी नॉर्मल फोर्स इधर के तरफ लगाएगा। ये जो नॉर्मल फोर्स हम दिखा रहे हैं वो किस पर दिखा रहे हैं, इस रिंग के आउटर सरफेस पर, क्योंकि जितना फोर्स ये बिड इस सरफेस पर बाहर की तरफ लगाएगा उतना ही फोर्स ये सरफेस भी इस बिड पर इधर के तरफ लगाएगा। और यही स्थिति यहाँ पर इधर के तरफ इस पार्टिकल के साथ भी होगा, इस बिड के साथ भी होगा। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो नॉर्मल फोर्स सिर्फ रिंग पर बात करें, तो रिंग को अलग से अगर कंसीडर कर लें, सिर्फ रिंग पर लगने वाले फोर्स के विषय में बात करें, तो आप ध्यान दीजिए कि इस रिंग का वेट कैपिटल एम जी नीचे है। हम सिर्फ रिंग के विषय में बात कर रहे हैं, बिड के विषय में नहीं। किसके विषय में? रिंग के विषय में। रिंग का वेट एम जी नीचे है, यहाँ पर ये टेंशन टी ऊपर है, और टेंशन टी ऊपर है वो तो ठीक है, लेकिन इस रिंग के आउटर सरफेस पर नॉर्मल फोर्स इधर लगा ऐसे, और यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स इधर के तरफ लगा, ये बात भी ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एंगल अगर थीटा है, वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल भी थीटा। इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर के तरफ 2n कॉस थीटा लगेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस 2n cos थीटा का वैल्यू इस रिंग के वेट से अगर ज्यादा हुआ तो ये पूरा रिंग ऊपर के तरफ जाने लगेगा, और ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा।
मतलब कि ये बिड जैसे जैसे नीचे आएगा एक पर्टिकुलर एंगल पर ऐसा होगा कि ये रिंग, ये बिड तो नीचे आ रहा है लेकिन ये पूरा रिंग ऊपर जाने लगे। और वो कब होगा? जब 2n cos थीटा का वैल्यू इसके वेट से ज्यादा हो। यह मिनिमम स्ट्रिंग स्लैप कब होगा? जब टेंशन जीरो होगा। और इसी बात को हम लिख भी लेते हैं। अगर इसी बात को लिख लेते हैं तो एक इक्वेशन अपना बन जाएगा। और क्या इक्वेशन लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में? दिस इज 2n cos थीटा प्लस t is equal to mg. The ring will starts arising when क्या t इक्वल टू क्या हो जाए? 0। स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। जैसे ऊपर जाने लगेगा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? स्लैक हो जाएगा। और उस स्थिति में लिख सकते हैं 2n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देते हैं। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? हाँ, आ गया। अब हम बात करते हैं इस बिड पर लगने वाले फोर्स का। तो यहां पर आप देखिए इसका वेट स्मॉल एम जी नीचे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। तो इधर की तरफ एम जी क्या? एम जी कॉस थीटा। और इधर की तरफ एम बी स्क्वायर तो है ही। और ये सरफेस बिड पर नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगा ही रहा है। ये तो क्लियर है। इससे एक इक्वेशन हमको आ जाएगा along दिस लाइन। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा n प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और इसमें एक काम हम कर सकते हैं कि इस n का वैल्यू यहाँ पर रख दें, लेकिन वो देखेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। मतलब कि यहाँ पर हमको वेलोसिटी चाहिए। और वेलोसिटी इस जगह पर निकालने के लिए हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। जो यहाँ पर बिड के पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए ए और इसको हम कह देते हैं बी। तो टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट बी, तो बी पर तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये आर है। ये आर कॉस थीटा हो गया। तो दिस इज एम जी आर कॉस थीटा। और ए पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस इज एम जी आर। और कुछ कर सके या ना कर सकें, एक काम तो कर ही सकते हैं कि एम को हटा सकते हैं। और ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2 GR कॉस थीटा इक्वल टू 2 GR। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को 3 कर दीजिए। अब हमको प्रूव करना है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम में क्या रिलेशन है, उसी चीज को निकालना है। कैपिटल एम और स्मॉल एम का रिलेशन निकालना है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है? एन का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दिए, वी स्क्वायर का वैल्यू उठा के यहां पर रख दिए। तो डायरेक्ट लिखते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। और 1, 2 एंड 3 में अगर हम यहाँ पर एन का वैल्यू रखें तो कैपिटल एम जी बाय
2 cos थीटा, ये तो चलो ठीक है, कैपिटल एम जी बाई 2 cos थीटा एन आ गया, प्लस स्मॉल एम जी भी ठीक है, cos थीटा इक्वल टू एम बाय आर, और भी स्क्वायर यहां से लिख सकते हैं 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, और एक आर तो हट ही गया, इस जी भी हट रहा है, तो हमारा जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज कैपिटल एम बाई 2 कॉस थीटा प्लस प्लस स्मॉल एम कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम माइनस 2 स्मॉल एम कॉस थीटा। चेक कर लीजिए, और इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल एम बाय 2 कॉस थीटा प्लस 3 स्मॉल एम कॉस थीटा माइनस 2 स्मॉल एम इक्वल टू 0, और इसी को लिख सकते हैं कैपिटल एम प्लस 6 स्मॉल एम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्मॉल एम कॉस थीटा इक्वल टू 0, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम से अगर डिवाइड कर दें तो 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इक्वल टू 0। इसलिए ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट नहीं उसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC फॉर थीटा टू बी रियल, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 into capital M by small m should be greater than equal to 0, और ये हो जाएगा 4 तो हटा दीजिए, 4 माइनस 6 कैपिटल M by small m should be greater than equal to 0, 2 is greater than equal to 3 capital M by small m, इसलिए small m should be greater than 3 capital M by 2, और हमको लगता है यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना है ना, चेक कर लीजिए। स्मॉल m इज ग्रेटर देन 3 कैपिटल M, इक्वल टू वाला साइन हटा दीजिए, और क्या पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर यही तो प्रूव करना है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, होस्ट पर कौन है? होस्ट पर कौन है? हो जाएगा तो बता दीजिए, क्या नोट किया हुआ हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
जो नोट कर लिया लीव कर सकते हैं। जो नोट कर लिए हैं लीव कर सकते हैं। सर सीआरक्यू आज के बता दीजिए। कोई भी सीआरक्यू टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सर ने करवाया है सीआरक्यू टाइप कर दीजिए कोई भी स्टूडेंट।